अस्सलामुअलैकुम। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था? केस कंट्रोल स्टडी को भी और कोहॉर्ट स्टडी को भी थॉरली कर लिया था। कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर कर दिए थे। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाओ देख के आ जाओ वीडियो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। उसके बाद आ जाओ इस वीडियो पर, जिसका टाइटल है क्या? केस कंट्रोल स्टडी के एडवांटेजेस। तो कैसे याद रखने एडवांटेजेस? क्योंकि देखो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस केस कंट्रोल स्टडी के भी और कोहॉर्ट स्टडी के मिक्सअप होते ही होते हैं। तो याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? निमोनिक। तो कैसे याद करना है? फास्टर CPR। फास्टर से क्या? F से स्टैंड फॉर फास्ट प्रोसेस है। कैसे फास्ट प्रोसेस हुआ? अब देखो, हमने केस और कंट्रोल लिए, दोनों में एक्सपोजर पहले से हो चुका था। केसेस में डिजीज भी पहले से हो चुकी थी। क्या फॉलोअप करने की हमें ज़रूरत पड़ रही है? नहीं ना। तो क्या हुआ? फास्ट प्रोसेस हो गया, उसी वक्त हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिव। फिर वही बात, एक्सपोजर भी पहले से हो चुका है, डिजीज भी पहले से हो चुकी है, तो फॉलोअप भी नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ रही। जो फॉलोअप में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है वो भी नहीं हो रहा, जो डायग्नोसिस के लिए लैब्स के खर्चे आ रहे हैं वो भी नहीं हो रहे। तो हो गया ना कॉस्ट इफेक्टिव। सेकंड क्या हुआ? कॉस्ट इफेक्टिव। थर्ड, पी। पी से क्या? पास्ट एक्सपोजर। पास्ट एक्सपोजर भी पहले से हो चुके हैं, डिजीज भी पहले से हो चुकी है। देखेंगे किस रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर जो है केसेस में डिजीज करवाने का जरिया बन रहा है, उसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर है डिजीज करवाने के लिए। कौन सा सब्सटेंस रिस्क फैक्टर है डिजीज करवाने के लिए? जैसे लंग कैंसर में क्या था? स्मोकिंग थी। जितने भी केसेस आएंगे वो आपको हिस्ट्री में बताएंगे कि हम स्मोकिंग करते थे। वहीं पे दूसरी जगह कंट्रोल जो आएंगे वो क्या बताएंगे कि हम स्मोकिंग नहीं करते थे हिस्ट्री में, और जब उनको डायग्नोस करेंगे तो लंग कैंसर भी नेगेटिव आएगा। फोर्थ, रिस्क। अब ये काफ़ी ज़रूरी बात है। क्यों? रिस्क से आप याद रखो, इसमें रिस्क बहुत ही कम है और एथिकल प्रोसेस है। क्यों एथिकल है? देखो, एक्सपोजर भी पहले से हो गया। क्या हमने करवाया एक्सपोजर? नहीं ना। इंडिविजुअल का खुद ही एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो चुका था, और डिजीज़ भी उसी एक्सपोजर की वजह से हुई। तो क्या हमने एक्सपोजर करवाया? नहीं। डिजीज़ क्या हमारी वजह से हुई? नहीं। हमारी स्टडी कोई कसूरवार हुई? नहीं। तो क्या हुआ? ये एथिकल प्रोसेस है। वहीं पे दूसरी जगह कोहॉर्ट स्टडी में हमें क्या करवाना पड़ता था? खुद ही एक्सपोजर करवाना पड़ता था। हम खुद रिस्क में डालते थे इंडिविजुअल को, अपनी अपनी स्टडी के खातिर इंडिविजुअल की जान को रिस्क में डालते थे, और उसकी वजह से हो सकता था कि वो डेथ का शिकार हो जाए। तो ये एडवांटेज है केस कंट्रोल स्टडी का ओवर कोहॉर्ट स्टडी, दैट इट इज एथिकल प्रोसेस। कोई जान को खतरा नहीं है, कोई हमारी वजह से डिजीज नहीं हो रही किसी इंसान में। गुड, एवरीथिंग गुड एंड क्लियर। फिफ्थ, फिफ्थ इज दैट इसमें हम रेयर डिजीजेस को स्टडी कर सकते हैं। अब कैसे स्टडी कर सकते हैं? कोहॉर्ट स्टडी में क्या था? रेयर डिजीजेस को हम स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई डिजीज रेयर है तो उसको इतना फॉलो करने का टाइम, इतना उस पर इन्वेस्ट करना कोई अच्छा ऑप्शन है? नहीं ना। वहीं पे केस कंट्रोल स्टडी में क्या है कि हम उन्हीं केसेस को अर्लियर इन आवर स्टडी सेलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है वो रेयर डिजीजेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल बीपीएच। अगर एक जगह पे बीपीएच अगर एक स्पेसिफिक एरिया पे रेयर है, तो हम केसेस में उन्हीं केसेस को लेंगे जो बीपीएच का शिकार हुए हुए हैं, और उन्हीं को अपनी स्टडी में लेंगे। देखेंगे क्या रिस्क फैक्टर हो रहे हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ बीपीएच। तो हमारे पास कौन कौन से 5 पॉइंट्स हो गए? दैट इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, पास्ट एक्सपोजर through which we can identify possible risk factor, it is a ethical process। रिस्क से याद रखना, रिस्क कम है तो ethical process है। एंड फिफ्थ, that we can identify and work with rare diseases। उसके बाद हम आ जाते हैं towards the disadvantages। और disadvantages को कैसे याद रखना है? disadvantages को याद रखने के लिए निमोनिक है no time। क्या बनता है? n से no incidence। देखो,
इंसिडेंस क्या था? नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो क्या इसमें हमारे पास न्यू केसेस आ रहे हैं केस कंट्रोल स्टडी में? नहीं आ रहे ना। पहले से हमारे पास केसेस मौजूद हैं उस बीमारी के, हमारी स्टडी के दौरान न्यू केसेस नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हम इंसिडेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड है ओ। ओ से आउटकम, इस पे 1 लिख देते हैं, इस पे 2 लिख देते हैं। आउटकम बिफोर एक्सपोजर। अब ये क्या बनता है? ये क्या बला है? ये बला है कि हो सकता है बहुत सा टाइम पीरियड गुजर चुका हो, जैसे 5 साल, 10 साल गुजर चुके हों एक्सपोजर हुए हुए, डिजीज़ हुए हुए। तो याद करने में मुश्किल हो रही हो कि पहले मुझे क्या एक्सपोजर हुआ था जिसके बाद मुझे डिजीज़ हुई, या पहले मुझे डिजीज़ हो गई थी उसके बाद एक्सीडेंटली कोई एक्सपोजर वगैरह हो गया। ठीक है? सेकंड क्या हुआ? आउटकम बिफोर एक्सपोजर। थर्ड, टाइम सीक्वेंस। ये भी वही है कि टाइम सीक्वेंस प्रॉपर नहीं बन रहा कि पहले मुझे या एक्सपोजर हुआ था उसके बाद डिजीज़ हुई, या फिर पहले मुझे डिजीज़ हुई थी उसके बाद एक्सपोजर हुआ। क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी में मेमोरी का बहुत ही बड़ा रोल है। मेमोरी ही की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं पॉसिबल रिस्क फैक्टर को, क्योंकि देखो अगर एक्सपोजर हो रहा है उसके बाद डिजीज़ हो रही है, तब तो सही बात है कि ये रिस्क फैक्टर बन सकता है। लेकिन पहले अगर डिजीज़ हो गई उसके बाद अगर एक्सपोजर हो रहा है तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से टाइम सीक्वेंस और मेमोरी का बहुत ही बड़ा रोल है केस कंट्रोल स्टडी में। थर्ड पॉइंट के बाद आ जाते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज इनएप्रोप्रिएट एक्सपोजर डेटा। फिर वही बात, बहुत सा टाइम इंटरवल गुजर चुका है, अब या ये बात याद नहीं आ रही, या ये याद नहीं आ रही कि जितनी डोज चाहिए थी डिजीज होने में उतनी डोज क्या मुझे मिली थी, उतने टाइम इंटरवल तक क्या मैं एक्सपोज था उस रिस्क फैक्टर से कि अब मुझे वो डिजीज हुई है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया कि इन अप्रोप्रिएट एक्सपोजर डाटा हमें मिलता है थ्रू ईमेल्स एंड थ्रू क्वेश्चनर्स। फिफ्थ, फिफ्थ इज मल्टीपल बायस। अब यहां तक हम जो बायस पढ़ रहे थे इन 3 स्टेजेस में, ये था हमारा क्या, मार्कर चेंज करें, ये था रिकॉल बायस। एक और बायस भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन बायस, और ये तब होता है जब इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जो स्टडी परफॉर्म करवा रहे हैं वो, उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, उसकी तरफ से कोई मिस्टेक हो गई हो जिसकी वजह से केसेस और कंट्रोल्स को प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं किया गया। हो सकता है केसेस को कंट्रोल में डाल दिया हो सकता है कंट्रोल को केसेस में डाल दिया हो, तो सिलेक्शन बायस हो सकती है। तो मल्टीपल बायस में कौन कौन से आ गए? एक तो सिलेक्शन बायस, दूसरा रिकॉल बायस। लास्ट, ई से एक्सपोजर रेयर के लिए ये बिल्कुल अच्छी स्टडी नहीं है। क्यों नहीं है ये स्टडी रेयर एक्सपोजर के लिए? अब देखो फॉर एग्जांपल, एक जगह है जहाँ पे यूरेनियम जो है वो बहुत ही रेयर है, तो हमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द केसेस प्लस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल, ताकि हम अपनी स्टडी कर सकें। तो रेयर एक्सपोजर के लिए स्टडी बिल्कुल नहीं है, रेयर डिजीजेस के लिए है बट नॉट फॉर रेयर एक्सपोजर। तो यहाँ पे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्लीट होते हैं केस कंट्रोल स्टडी के। तो अगर कोई हेल्प हुई हो या कुछ मेरी तरफ से समझ आया हो तो डू लीव अ लाइक, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।